दिलीप जी। आश्चर्य से शिविका का मुंह खुला का खुला ही रह गया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूं राजकुमारी, लेकिन आज शाम से ही मेरा पोता अंशुमान लापता है। हमने पूरे वज्रगिरी शहर की खाक छान ली है, यहां तक कि नगर प्रमुख के महल में भी ढूंढ लिया, लेकिन उसका कहीं कुछ भी पता नहीं है। मुझे भय है कि कहीं वो आपके निवास पे न छिपा हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। इसीलिए दिलीप ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी, लेकिन उसका अर्थ शिविका को साफ समझ आ रहा था। वो उसके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। अंशुमान अंशुमान अंशुमान, शिविका के मस्तिष्क में कई घंटियां एक साथ बजने लगी। हालांकि वो जानती थी कि ये कोई बड़ा या प्रसिद्ध नाम नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे उसके बारे में अवश्य पता होता। यक्ष लोक के लगभग सारे महत्वपूर्ण लोगों को वो जानती है, लेकिन उसे याद है कि जब वह राजधानी से वज्रगिरी आ रही थी तो उसके पिता महाराज सुकेतु ने उससे कहा था कि वो दिलीप और उसके परिवार से न उलझे, बल्कि इसके विपरीत यदि अवसर मिलता है तो उसे उनसे मित्रता बढ़ानी चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर वह इतना तो अवश्य जान चुकी थी कि दिलीप भले ही साधारण मनुष्य दिखता हो, लेकिन असलियत में उसमें कुछ तो असाधारण सा है, वरना उसके पिता उसे ऐसा परामर्श न देते। तो क्या दिलीप का मूर्ख पोता खो गया है? और यह सोचकर एकाएक हैरानी में उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने शीघ्रता से अंशुमान की ओर देखा, मानो उसे इस बात पर विश्वास ही ना हो रहा हो। कहीं तुम ही दिलीप के वो मूर्ख पोते तो नहीं हो? उसने अपने बिस्तर पर पसरे अंशुमान से पूछा। तू मूर्ख, तेरा पिता मूर्ख, तुम्हारा पूरा वंश ही मूर्खों का है। अब देखना कि तुझे मरने से कौन बचाता है। मुझे पीटने वालों की दादाजी बुरी तरह से दुर्गति कर देते हैं। तुमने मुझे मारा ना, अब देखना मैं दादाजी से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा और फिर रोज तुम्हें पीटूंगा। अंशुमान गुस्से में बोला। अंशुमान की बात सुनकर शिविका सन्न रह गई और मन ही मन सोचने लगी, ये तो सच में मूर्ख है। मुझसे मात्र इसीलिए विवाह करना चाहता है कि मुझे पीट सके। उसे विश्वास हो चला था कि ये घुसपैठिया और कोई नहीं बल्कि दिलीप का वो मूर्ख पोता ही है। राजकुमारी, तभी दीवार की दूसरी ओर से दिलीप की चिढ़ से भरी ध्वनि सुनकर शिविका सुध में आई, लेकिन इससे पहले कि शिविका कोई उत्तर देती, अंशुमान चिल्ला उठा, दादाजी मैं यहां भीतर हूं, ये डायन मेरी हत्या करना चाहती है, कृपया मुझे बचाइए। इतना कहते ही अंशुमान शीघ्रता से बिस्तर के दूसरी ओर कूदा और द्वार की ओर भागने लगा। इस अचानक से हुई घटना से शिविका परेशान हो गई। उसके पिता ने उससे कहा था कि दिलीप से कोई विवाद मत करना, और वहीं उसका ये मूर्ख पोता दिलीप से कह रहा है कि शिविका उसकी हत्या करना चाहती है। अगर अंशुमान बचकर भाग गया तो उसे तो सफाई देने का भी अवसर नहीं मिलेगा। यही सोचते हुए शिविका ने अंशुमान को रोका और उसे कमर से उठाकर एक बार फिर बिस्तर पर पटक दिया। मेरी कमर! बिस्तर पर गिरते ही अंशुमान तीव्रता से कराहते हुए चिल्लाया, लेकिन शिविका ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। देखो अंशुमान, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूं, तो क्या अब तुम कुछ समय चुप बैठोगे? जैसे ही शिविका ने अपनी बात खत्म की, द्वार पर एक धमाका हुआ और अगले ही पल द्वार एक चरमराहट के साथ खुल गया। इसी के साथ दिलीप एक बूढ़ी औरत के साथ कमरे के अंदर आया। दिलीप एक मांसल और सुगठित शरीर का स्वामी है, जिसकी आयु 50 के पार होगी। यदि उसके सफेद बाल और दाढ़ी नहीं दिख रहे होते तो शायद उसकी उम्र का अनुमान लगाना भी कठिन होता। वहीं ठीक उसके बगल में एक बूढ़ी औरत भी खड़ी है, जिसके चेहरे की झुर्रियां उसकी आयु बता रही हैं। चेहरे की झुर्रियों के पश्चात भी उसके चेहरे पर एक विशेष तेज है। उसने अपने सफेद बालों को सिर के पीछे जूड़े में बांध रखा है। ये शिविका की धाय मां सुशीला है। अंदर का दृश्य देखते ही दिलीप और धायमा ठगे से खड़े रह गए। अंदर एक और बिस्तर पर अंशुमान बिस्तर पर छटपटा रहा है, जबकि शिविका के हाथ उसके मुंह पर हैं। पहली नजर देखने पर कोई भी यही समझता कि शिविका अंशुमान की सांस घोंटकर उसकी हत्या करने की चेष्टा कर रही है। राजकुमारी, ये आप क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने आश्चर्य से हिचकिचाते हुए पूछा।
जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। शिविका ने तुरंत अंशुमान को छोड़ा और दिलीप को देखते हुए कहा, दादाजी ये पागल लड़की झूठ बोल रही है, इसने मुझे मारा भी, मुझे इससे बदला लेना है, आप इससे मेरा विवाह करवा दीजिए। अंशुमान बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए अपने दादा के पीछे जाकर छिप गया। क्या राजकुमारी ने तुम्हें मारा और इसके पश्चात भी तुम उनसे विवाह करना चाहते हो? धाय मां आश्चर्य से बोली। हाँ, जब वो मेरी पत्नी बन जाएगी तो फिर मैं प्रतिदिन उसे पीटूंगा। अंशुमान हंसकर बोला। तुम्हारी तो। शिविका गुस्से में अंशुमान की ओर बढ़ी, लेकिन दिलीप पर दृष्टि पड़ते ही उसके कदम एकाएक रुक गए। दादाजी बात वैसी नहीं है जैसा यह आपको बता रहा है, उसने दिलीप को सफाई देते हुए कहा। शिविका नहीं चाहती थी कि दिलीप उसके बारे में कुछ भी अनुचित सोचे, लेकिन दिलीप उसकी बातों का उत्तर देने के बजाय अपने ही विचारों में खोया हुआ है। दाइमा, क्या कुछ समय के लिए बाहर जा सकती हैं? शिविका ने धायमा को देखते हुए कहा। यह बात जितने कम लोग जाने उतना ही अच्छा होगा, शिविका ने मन ही मन सोचा। ठीक है। धायमा ने एक नजर दिलीप को देखा, मानो शिविका से कह रही हो इससे बचकर रहना, और अगले ही क्षण वो कमरे से बाहर चली गई। दादाजी बात ऐसी है कि शिविका ने सारी घटना बिना फेरबदल के दिलीप को कह सुनाई। उसे लगा कि दिलीप समझेगा कि क्यों उसने ये सब किया, ताकि अंशुमान और उसके परिवार पर कोई विपत्ति ना आए। शिविका के मुंह से सारी बात सुनकर दिलीप की आंखों में क्रोध उतर आया। उसके क्रोध को शिविका ने भी महसूस किया, लेकिन शिविका को चौंकाते हुए दिलीप ने बड़ी ही नरमी से कहा, राजकुमारी, मेरा पोता थोड़ा अधिक ही शरारती है। हमने आज आपको अकारण ही परेशान कर दिया। कल मैं अपने पोते को आपके पास क्षमा याचना करने के लिए अवश्य लाऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी रात काफी गहरी हो चुकी है तो अब हम आपको और अधिक परेशान नहीं करेंगे। यह कहकर दिलीप अंशुमान से बोला, अंशुमान चलो मेरे साथ। लेकिन दादाजी अभी तक मेरा उससे विवाह नहीं हुआ है, मैं उसको लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अंशुमान ने रोष के कारण अपने पांव पटकते हुए कहा। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, शिविका दांत पीसते हुए बड़बड़ाई। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह मूर्ख अब भी उससे विवाह करना चाहता है। अंशुमान, ये क्या अशिष्टता है? बूढ़ा दिलीप चिल्लाते हुए बोला। वो राजकुमारी हैं, हम जैसे साधारण लोग उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं? चुपचाप मेरे साथ आओ। अगर तुम्हें विवाह ही करना है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे लिए कल इनसे भी अच्छी और सुंदर लड़की विवाह के लिए ढूंढ कर ले आऊंगा। नहीं, मुझे इसी से विवाह करना है। अंशुमान फर्श पर लेटकर अपने हाथ पैर मारने लगा, जैसे बूढ़े दिलीप को बता रहा हो कि अगर राजकुमारी से उसका विवाह नहीं हुआ तो वो यहां से नहीं जाएगा। अभी यह नाटक चल ही रहा होता है कि द्वार पर धड़ाम की एक तीव्र ध्वनि सुनाई दी और द्वार को तीव्रता से धक्का दिया गया है और बहुत सारे सिपाही एक के बाद एक कमरे के अंदर घुसते ही चले जाते हैं। सिपाहियों के हाथ में नंगी तलवार चमक रही है, जिन्हें सिपाहियों ने कमरे के अंदर आते ही दिलीप और अंशुमान पर तान दिया। राजकुमारी की रक्षा करो, उन्हें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। एक रौबदार स्वर कमरे में गूंज उठा। तुम लोग बिना मेरे परामर्श के इस कमरे में? इससे पहले कि शिविका अपनी बात पूरी करती, उसकी दृष्टि द्वार के अंदर आती धायमा के साथ एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी का पूरा बदन एक शक्तिशाली लोहे के कवच से ढका हुआ है और सिर पर भी उसने लोहे का टोप पहना हुआ है। उसकी कमर में एक मूल्यवान म्यान लटक रहा है, जिस पर बहुत बारीक कारीगरी नजर आ रही है। वो आदमी चलते हुए सीधे शिविका के पास आया और अपना हाथ सीने पर रखकर झुकते हुए बोला, राजकुमारी, मैं वज्रगिरी शहर का कोतवाल रविंद्र हूं। विलंब से आने के लिए हमें क्षमा कीजिएगा। इससे पहले कि शिविका कुछ कह पाती, रविंद्र अपने सैनिकों की ओर मुड़ा और उन्हें आदेश देते हुए बोला, बंदी बना लो इस हत्यारे को जिसने राजकुमारी की हत्या करने की कोशिश की है। रविंद्र की उंगली इस वक्त अंशुमान की ओर उठी हुई है। हत्यारा? शिविका की आंखें आश्चर्य में फैल गईं। उसने एक नजर अंशुमान की ओर देखा। यह मूर्ख लड़का और हत्यारा? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। इससे पहले कि शिविका अंशुमान के बचाव में कुछ कहती, धायमा ने उसे चुप रहने का संकेत किया। ठीक उसी समय अंशुमान के रोने की ध्वनि
पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो फर्श से उठकर शीघ्रता से दिलीप के पीछे जाकर छुप गया और रोने लगा। दादाजी, इस दुष्ट ने मुझे मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अंशुमान अपना गला सहलाते हुए बोला। अंशुमान की बात सुनकर एक पल के लिए दिलीप भी चौंक गया, लेकिन अगले ही क्षण जब उसने अंशुमान की गर्दन को देखा तो वहां पर लाल रंग का निशान उसे भी दिखाई दे गया। अंशुमान की बात सुनकर रविंद्र भी आश्चर्यचकित रह गया। तुमने मेरे पोते पर हाथ उठाने का साहस भी कैसे किया? दिलीप रविंद्र को घूरते हुए बोला। उसका लहजा बिल्कुल सर्द सुनाई दे रहा है और उसकी आंखों में भी क्रोध साफ दिखाई दे रहा है। रविंद्र एक क्षण को तो भौचक्का रह गया, लेकिन फिर थूक गटकते हुए बोला, क्या नरगल प्रलाप कर रहे हो? मैं 5वें स्तर का योद्धा हूं और इस शहर का कोतवाल भी। मैं भला इस मूर्ख को क्यों मारूंगा? मैं तो इसे जानता तक नहीं हूं। इतना कहकर रविंद्र ने अपने पीछे खड़े सिपाहियों को देखते हुए कहा, तुम सब किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? बिना विलंब इस हत्यारे को पकड़ो जो राजकुमारी की हत्या के उद्देश्य से इस हवेली में घुसा है। जी, 2 सिपाहियों ने उत्तर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कदम भी उठाते दिलीप का स्वर उस कमरे में गूंज उठा। किस में इतना साहस है जो मेरे पोते को हाथ भी लगा सके? दिलीप ने अपनी गुस्से भरी दृष्टि उन दोनों सिपाहियों पर टिका दी जो रविंद्र के आदेश पर अंशुमान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने वाले थे। अगर सिर्फ देखने भर से किसी की जान ले सकते तो दिलीप अब तक उन दोनों को सैकड़ों बार मार चुका होता। दिलीप जी, क्या आप सच में विद्रोह करना चाहते हैं? रविंद्र अपने चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कान लिए बोला। विद्रोह? क्या सच में? दिलीप जैसे रविंद्र का उपहास उड़ाते हुए बोला। क्या तुम सच में यह कहना चाहते हो कि मेरे पोते ने राजकुमारी की हत्या करने की कोशिश की है और मेरे पूरे परिवार को राजद्रोह की सजा के रूप में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? दिलीप की बात सुनकर रविंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। दिलीप की प्रतिष्ठा एवं सामर्थ्य किसी से भी छुपा नहीं था और पूरा वज्रगिरी जानता था कि दिलीप अंशुमान को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। रविंद्र को दिलीप की आंखों में अपनी मौत साफ दिखाई देने लगती है। डर से उसकी स्थिति बिगड़ने जैसी हो गई और जैसे ही दिलीप ने अपने कदम रविंद्र की ओर बढ़ाए वो पीछे की ओर हटने लगा। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे पोते को चोट पहुंचाने का? ये कहते हुए दिलीप अपनी जगह से ओझल हो गया और अगले ही क्षण वो ठीक रविंद्र के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम? इससे पहले कि रविंद्र अपनी बात पूरी कर पाता उसकी नजर दिलीप के हाथ पर गई जिसमें मानो विद्युत प्रवाह हो रहा हो। दिलीप ने तीव्रता से एक त्वरित घूंसा रविंद्र को जड़ दिया जिससे उसे बचाव का कोई भी अवसर नहीं मिला और मुंह से खून और 3 सफेद दांत थूकते हुए वो धड़ाम से फर्श पर गिर गया। अभी हुई इस घटना से हर कोई स्तब्ध रह गया। कमरे में हर तरफ गहरा सन्नाटा पसर गया। वहीं रविंद्र का बेसुध शरीर फर्श पर पड़ा है, यहां तक कि उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही है। जो कुछ भी अभी अभी होकर हटा है उसने हर किसी के दिल में एक दहशत सी पैदा कर दी है, विशेष प्रकार से शिविका के मन में। उसे अब समझ आ रहा है कि आखिर क्यों उसके पिता ने उसे दिलीप या उसके परिवार से विवाद न करने का परामर्श दिया। ये पूरा परिवार ही मूर्खों का है, उसने मन ही मन सोचा। शहर का कोतवाल कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होता और दिलीप ने उसे एक ही बार में ध्वस्त कर डाला, वो भी इतने लोगों के बीच। मर जा कुत्ते, अच्छा मजा चखाया, अंशुमान ने कमरे के सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा और रविंद्र को चेहरे पर एक लात जमा दी। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि बाकी सिपाहियों पर पड़ी वो फिर से अपने दादा के पीछे जाकर छिप गया। दिलीप की नजर भी इस समय रविंद्र के बिना हरकत वाले शरीर पर ही टिकी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो उसे इन सब बातों की कोई परवाह ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पोते को चोट दोगे, उसे गलत मामलों में फंसाओगे, मेरे पूरे परिवार को इसमें घसीटोगे और मैं बिल्कुल चुप रहूंगा? दिलीप कोतवाल के बेजान शरीर पर झुकते हुए सर्द लहजे में बोला। दरअसल कोतवाल रविंद्र मरा नहीं था, बल्कि वो दिलीप के हाथों का स्वाद चख कर मूर्छित हो गया था। दिलीप, तुम अपनी सीमा से कुछ अधिक ही आगे बढ़ चुके हो। उसी समय घर के बाहर से एक रौबदार गुस्सैल स्वर उभरा। राजकुमारी शिविका के सामने तुमने नगर कोतवाल की हत्या कर दी, नगर प्रमुख के सिपाहियों को घायल कर दिया। क्या तुम्हारी दृष्टि में साम्राज्य के नियम, कानून, न्याय व्यवस्था कुछ भी नहीं है? क्या तुम स्वयं को साम्राज्य से ऊपर समझने लगे हो?
अगले ही पल हरे रंग का रेशमी चोगा पहने हुए एक आदमी कमरे में उपस्थित हुआ। उसके हाथ उसकी कमर के पीछे स्थित हैं। यह और कोई नहीं बल्कि नगर प्रमुख शिवदत्त है, वज्रगिरी शहर में यक्षराज का प्रतिनिधि। शिवदत्त सीधे दिलीप के सामने जाकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, तुम्हारा पोता अंशुमान पहरेदारों को चकमा देकर आधी रात को अवैध तरीके से नगर प्रमुख की हवेली में घुसा है। पहली बात तो यह कि वो राजकुमारी का मित्र नहीं है। दूसरी बात यह है वो शाही परिवार से भी नहीं आता और राजकुमारी ने भी उसे नहीं बुलाया। तो फिर ये यहां क्यों आया? अगर वो राजकुमारी की हत्या नहीं करना चाहता था तो फिर उसका उद्देश्य क्या था? आधी रात को कोई आदमी राजकुमारी के कमरे में घुसा है। अगर ये बात बाहर चली गई तो सोचो क्या होगा। राजकुमारी का सम्मान धूमिल हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा पोता ऐसा कर सकता है शिवदत्त? दिलीप का सर्द लहजा सुनकर शिवदत्त भी एक पल को ठिठक गया। दिलीप ने अपनी आंखें उसकी आंखों पर टिकाई हुई थी, मानो शिवदत्त के मनोभावों का निरीक्षण कर रहा हो। अंशुमान गैर कानूनी तरीके से नगर प्रमुख की हवेली और राजकुमारी के कमरे में घुसा। चाहे उसके उद्देश्य जो भी हो, परंतु रविंद्र वज्रगिरी का कोतवाल है और वो बस कानून का पालन कर रहा था। लेकिन फिर भी तुम केवल अपने पोते को बचाने के लिए कानून के विरुद्ध गए, वो भी सबके सामने। तुमने नगर कोतवाल को बुरी तरह घायल कर दिया। अगर ये द्रोह नहीं है तो क्या है? मैंने वही किया जो मेरी दृष्टि में न्याय संगत था, दिलीप ने सपाट चेहरे से कहा तो शिवदत्त के पूरे बदन में क्रोध की लपटें उठने लगी। तो मैं भी वही करूंगा जो मेरी दृष्टि में न्याय संगत है, शिवदत्त क्रोध से तमतमाते हुए बोला। तुम्हें और तुम्हारे इस पोते को इसी क्षण राजद्रोह के अभियोग में बंदी बनाया जाता है। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या शिवदत्त के कहने पर दिलीप और उसके पोते अंशुमान को बंदी बना लिया जाएगा? क्या वाकई में अंशुमान और उसके दादाजी पर राजद्रोह लगाया जाएगा? क्या वाकई में यह अंशुमान की एक नासमझी थी या फिर इसके पीछे किसी का कोई सोचा समझा षड्यंत्र शामिल है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए असुर।